स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। झारखंड सरकार ने अपना बजट पेश किया है। इस बजट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छाप साफ तौर पर नजर आती है। इस बजट का 1/3 हिस्सा ट्राइबल सब प्लान और लगभग इतना हिस्सा मैया पर आवंटन किया गया। वैसे जोर पढ़ाई और दवाई पर भी है और ख्याल खास तौर पर गांव का रखा गया। कैसा है यह बजट, इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो इस साल का बजट सिर्फ उतना ही नहीं है जितना आंकड़ों में दर्ज है। इस साल देश के किसी राज्य के बजट में महिलाओं के हिस्से में इतना बड़ा हिस्सा नहीं आया जितना झारखंड में। अब तक महाराष्ट्र हर साल बजट में महिलाओं पर सबसे ज्यादा खर्च करता आया है। महिलाओं को हर महीने लाभ पहुंचाने में हरियाणा सबसे आगे रहा है और जेंडर बजट में महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज्यादा खर्च पश्चिम बंगाल की सरकार करती आई है। लेकिन इस बार के बजट में महिलाओं के परसेंटेज एलोकेशन में झारखंड सबसे आगे निकल चुका है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का अबुआ दिशोम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीबों के आंसू पोंछने और आम जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला साबित होगा। वर्ष 2026-27 में अबुआ दिशोम बजट गोष्ठी एवं परिचर्चा के माध्यम से वार्षिक बजट को लगातार बहुमुखी आयाम दिया जा रहा है और ये उसी का परिणाम है कि यह बजट इतने प्रयास के बाद हमारे विभाग के वित्त सचिव और वित्त विभाग के सभी टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और हमारे मंत्री परिषद के सभी सहयोगियों के बढ़िया सुझाव, बहुमूल्य सुझावों का परिणाम है। हमारे विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं उनके सुझावों का परिणाम है कि 26-27 का ये बजट हम आज सदन में उपस्थापित कर रहे हैं। यह बजट एक आइडियल बजट मैं मानता हूँ। विभागों की बात करें तो बजट में महिलाओं और शिक्षा पर खास तौर पर जोर है। महिला बाल कल्याण का बजट 22,995 करोड़ है। शिक्षा का बजट 16,251 करोड़ है। मैया सम्मान योजना पर सरकार 14,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है। अबुआ सरकार की पहचान शहरों से ज्यादा गाँव से रही है। इस बार के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 12,346 करोड़ का आवंटन किया गया है। बजट की सबसे बड़ी बात ये है कि ट्राइबल सब प्लान का बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर करीब 44,000 करोड़ का हो गया है। ये रकम करीब पूरे बजट की 1/3 है। संदेश साफ है कि आदिवासी बहुल झारखंड में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के आदिवासी हैं। महिलाएं अबुआ सरकार की सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर महिला बाल कल्याण, मैया सम्मान योजना और बाल बजट के आवंटन को जोड़ दें तो कुल आवंटन 47,853 करोड़ हो जाता है। ये भी कुल बजट का करीब 1/3 है। माननीय मंत्री ने कितने विस्तार पूर्वक राज्य के विकास को लेकर और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अपनी बातों को कहा भी और बजट भाषण के कॉपी में भी है और इसका परिणाम भी आपको जमीन पर दिखेगा। समाज के सभी वर्गों को किसको हम लोगों ने नज़रअंदाज किया है ये बता दीजिए। कोई छूटा हो तो ये बताएं तो जरूर उस पर हम लोग, आप लोगों की भावनाओं को हम लोग ध्यान और उस पर चिंता करेंगे। हम लोगों ने लगभग सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र को छूने का प्रयास किया। बजट में पढ़ाई और दवाई पर खास तौर पर जोर है। राज्य में 100 नए पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 750 अबुआ दवाखाना खुलेंगे। 4 जिलों में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खुलेंगे। चतरा में अंबेडकर विश्वविद्यालय बनेगा। लातेहार, साहिबगंज और सरायकेला के सदर अस्पताल को विकसित कर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि लातेहार में ग्लास वॉच टावर बनेगा। नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट में स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा।
पलामू में मलय डैम को पर्यटकों के लिए सुंदर बनाया जाएगा। इसके अलावा चतरा की कौलेश्वरी पहाड़ में रोपवे का विकास किया जाएगा। बजट में सबसे राहत की खबर ये है कि खनन के राजस्व में 23%, उत्पाद से राजस्व में 50% और जल संसाधन से मिलने वाले राजस्व में 163% का इजाफा हुआ है। लेकिन चिंता की बात यह है कि वाणिज्य कर राजस्व में 9% की कमी आई। पेंशन व्यय में भी 2% की कमी दर्ज की गई है। नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो अबू दिशोम बजट 2026-27 वित्तीय वर्ष का सदन में पेश कर दिया गया है और महिला बाल बजट पर खास फोकस रहा सरकार का। ट्राइबल सब प्लान पर भी विशेष फोकस रहा है सरकार का। कैसा रहा बजट पक्ष की नज़र में और चैम्बर की नज़र में, तमाम चीज़ें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा को आगे जब बढ़ाएंगे तो और भी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सूर्यकांत शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी आपका। और मृत्युंजय शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी से शुरुआत करेंगे। मृत्युंजय जी, किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि प्री बजट भी आपसे चर्चा हुई थी, डिबेट हुई थी, तो आपके अपने कंसर्न्स थे झारखंड को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर। क्या वो कंसर्न्स एड्रेस हो पाए हैं इस बजट में? शरद जी, बजट आया तो मैं बजट देख रहा था और पूरा स्पीच भी मैंने देखा जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का था। पूरे बजट में जो एलोकेशन है बजट का, जैसे पिछली बार अगर 10,000 करोड़ किसी एक विभाग पे था, इस बार 12,000 करोड़ है। तो इस तरह के जो एलोकेशंस है, इसके अलावा मुझे कोई भी एक बहुत सॉलिड स्कीम या कोई इनिशिएटिव, सरकार की कोई एक नई सोच किसी एक वर्ग के लिए, क्षेत्र के लिए, किसी एक सेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, वो मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। शुरुआत भी जब उन्होंने की, आप देखेंगे उन्होंने जो भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सेट किया झारखंड का, और सबसे पहला जो उन्होंने बात कहा वो यही कहा कि हम झारखंड को तो बहुत ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र की सहायता के बिना ग्रो नहीं हो सकता और केंद्र की सहायता हमें नहीं मिल रही है। मुझे लगता है झारखंड एकमात्र सरकार होगी पूरे देश में जो अपने हर विफलता के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर आप सत्ता में क्यों है। या तो आप सत्ता में रहिए तो काम करके दिखाइए और कहिए हम करेंगे, और नहीं तो कह दीजिए कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो हम सत्ता में नहीं रहेंगे। नहीं, दूसरी लाइन तो वही थी ना जो आप कह रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा नहीं, दूसरी लाइन कहते कि भाई झारखंड सक्षम है, अगर केंद्र मदद नहीं भी करेगी तो हम सक्षम है। फिर तो ये तो बात सेटल हो गई ना फिर शारिब जी। लेकिन ये बात तो हर महीने हर स्पीच में फिर क्यों आती रहती है, पहला। दूसरा, उन्होंने कुछ दिग्भ्रमित करने वाले उन्होंने आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा जो हमारा ग्रांट्स इन एड आ रहा है वो कम होता जा रहा है, और उसी बजट डॉक्यूमेंट में आप खोल के देखिए, इस साल 9,000 करोड़ है, इस साल 9 या 10,000 करोड़ है, अगले साल का 17,000 करोड़ है। तो ये कम कैसे हो गया? वो स्टेट की बात नहीं करेंगे, जो इनफैक्ट जो सेंट्रल टैक्सेस का जो हमें डिवोल्यूशन मिल रहा है 51,000 करोड़ मिल रहा है। हमारा अपना कितना टैक्स कलेक्शन है? तो आप केंद्र पे जो इतना सारा दोष मढ़ देते हैं, फाइनली जो राज्य का ज्यादातर हिस्सा आ रहा है, जो हम खर्च कर पा रहे हैं, वो कहां से आ रहा है? वो केंद्र से आ रहा है। दूसरा, हम बात बहुत गुलाबी गुलाबी करते हैं। एक वो जो शायरी है ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। ग्रोथ रेट देखिए झारखंड का, पिछले 5 वर्षों में जो झारखंड का एवरेज ग्रोथ रेट आप देखेंगे करीब 7-7.25% है। अब उन्होंने बजट में बड़े अच्छे से कह दिया कि हम नेशनल जो एवरेज है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन आप सोचिए झारखंड कितना छोटा राज्य है, हमारा जीडीपी का बेस कितना कम है। इतने छोटे बेस पे कोई भी राज्य थोड़ा सा भी बेहतर करेगा तो 15% के रेट से ग्रो करेगा। आज जितने भी अच्छे राज्य हमारे देश में, चाहे महाराष्ट्र देखिए, गुजरात देखिए, बगल में देखिए बिहार, यूपी देखिए, इनका एवरेज ग्रोथ रेट आप पिछले 10 वर्षों का, 5 वर्षों का निकाल लेंगे, 10-11% का है। और हम झारखंड को कितने परसेंट से ग्रो कर रहे हैं? 7-7.25% से। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक सोच की कमी होती है किसी भी एक, और मैं इनफैक्ट वो हर बार आते हैं, मैं पिछले 4-5 सालों से ट्रैक कर रहा हूं इनके बजट्स को, हर बार आते हैं कुछ नई घोषणाएं करके जाते हैं। उन घोषणाओं पे आएंगे थोड़ी देर में शारिब जी। उनमें से 90% घोषणाएं, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, मैं पिछले बजट्स भी आज इसलिए पढ़ के आया हूं, 2025 वाला भी, 24 वाला भी, 90% घोषणाएं जमीन पर नहीं उतरती हैं एकदम। तो ये तो फिर चुनावी भाषण हो गया ना। दूसरा, आज उन्होंने फिर से कहा 2024 का भाषण उठाइए आप इनका। 2024 के भाषण में इन्होंने कहा था कि इस वर्ष हम 30,000 करोड़ का निवेश लाएंगे, 20,000 उससे रोजगार सृजित होंगे। कितने आए उसमें निवेश? पिछली जनवरी 2025 में हेमंत सोरेन जी कलकत्ता से वापस आके सेम बात बोले, 30,000 करोड़ का निवेश, 15,000 नौकरी। कितने आए उसमें से? पिछले साल अप्रैल में स्वीडन स्पेस से होके आए, बोले कि वॉल्वो का और किसका किसका यहां पे निवेश आएगा। कितने आ पाए उसमें? आज फिर बजट के डॉक्यूमेंट में सोचिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बोल रहे हैं कि 1,20,30,000 करोड़ का ये लोग एमओयू करके आए हैं और उससे कुछ 30-40 हजार रोजगार आने वाले हैं।
1 रुपए का भी उसमें एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हुआ है शारिब जी, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं। और मैं साल दर साल इस पे डिबेट कर सकता हूं, और मुझे पता है कि उसमें से 1 रुपए का भी नहीं आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे सरकार। क्योंकि सरकार, इंडस्ट्रीज क्या देखती है, निवेशक क्या देखते हैं, वो सरकार की मंशा पहले देखती है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्वीडन स्पेन में कुछ भी बात करके आए, जब यहां पे आके आप फिर बोलते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियों पे कब्जा कर लो, तो निवेशक वो सुनता है पहले। जब वो निवेशक देखता है कि अडानी और एनटीपीसी के खिलाफ आप ही का व्यक्ति, आप ही का सहयोगी योगेंद्र साहब बड़का गांव में उन्होंने इतना उत्पात मचाया हुआ है, आपसे नहीं संभाल रहे हैं, आप ही के सहयोगी हैं, बाउंड्री बना दे रहे हैं रोड पे, अडानी की पॉल्यूशन कंट्रोल वाली जो वो सभा उसमें लाठियां चल रही हैं, उसको बाद में फिर उन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हैं आप। जिस राज्य में इस प्रकार का माहौल होगा उसमें आप निवेश ला पाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज का बजट भी जो था वो जो एक बहुत नॉर्मल मशीन शायद कर सकता है कि पिछले बार जिस मद में जितने जितने बजट थे सबको 10-10% से बढ़ा दो। उसके अलावा मुझे इस बजट में अगर एक भी चीज मुझसे छूट भी गई हो तो मैं बहुत हम्बली बोल रहा हूं, मुझे बताया जाए और मैं समझने का प्रयास करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। मुझे एक भी ऐसा पॉइंट नहीं दिखा। चलिए सूर्यकांत जी आपको वो चीज़ बताएंगे और समझाएंगे। सूर्यकांत जी, जो विपक्ष का आरोप है कि भैया जो पिछले बार का बजट था एकदम उसकी जेरॉक्स कॉपी है, सिर्फ आवंटन उसमें बढ़ा दिया गया है, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है, आप बेहतर समझा सकते हैं? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ ट्राइबल सब प्लान और महिला और बाल इसमें बजट में इजाफा किया गया है, योजनाएं किस रूप में बढ़ेंगी, क्या बजट का आकार बढ़ रहा है या जो कंसर्न है विपक्ष का वो भी एड्रेस हो रहा है इसमें? बजट का आकार तो 26 गुना बढ़ा है 25 सालों में। 6067 से चालू होकर के 6067 करोड़ से चालू होकर के आज पहुंच गया है 1,58,500 करोड़ के आसपास जो है, जो आज बजट पेश हुआ, ये 26 गुना बताता है। इसकी जीडीपी जो है पहले साल जो 32,000 करोड़ की थी वो पहुंच करके अभी 6,10,000, एक करीब 19 गुना बढ़ गई है। और ये देखना चाहिए कि बजट को कहाँ से संसाधन मिल रहा है, अपने संसाधनों का सरकार कहाँ उपयोग कर रही है, किन खर्चों में उपयोग कर रही है, उससे इकोनॉमी को रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे जॉब जनरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी पीएलएफएस के डाटा 10 फरवरी को रिलीज हुए, सांख्यिकी डिपार्टमेंट, सांख्यिकी मंत्रालय के डेटा हैं जो बता रहे हैं झारखंड में बेरोजगारी दर 3रे नंबर में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है, गुजरात और कर्नाटक के बाद में। तो हमारी ग्रोथ में जो झारखंड की ग्रोथ है उसमें जॉब्स भी आ रही हैं, रोजगार का, बेरोजगारी का एड्रेस आ रहा है और रोजगार दिए जा रहे हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है। ग्रोथ सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ रोजगार के साथ चल रही है। झारखंड की ग्रोथ जो है, झारखंड की ग्रोथ में सिर्फ स्पीड नहीं है, झारखंड की ग्रोथ में क्वालिटी है, इसके एक्सपेंडिचर में भी क्वालिटी है। जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ये कहाँ कर रहे हैं, इकोनॉमी को रिटर्न देने वाला एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आप इस लगातार जो है स्कीम एक डेवलपमेंटल और इकोनॉमी को रिटर्न देने वाला एलोकेशन है। स्कीम्स का प्रोपोर्शन जो है स्थापना के तुलना में देखने से लगातार बढ़ रहा, और ये बढ़ करके अभी जो है 64 और 36 के रेशियो में आ गया, जो पहले बहुत कम हुआ करता था स्कीम में और स्थापना में ज़्यादा होता था। तो स्कीम इकोनॉमी को रिटर्न देने वाली योजना है, वेलफेयर और डेवलपमेंट को देखने वाली एक्सपेंडिचर है। इसी तरह इसको हम अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दृष्टिकोण से देखें तो जो पहले पिछले बजट में 23% था कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन, वो बढ़कर के इस बार 24% का हुआ है। तो मैंने हम निरंतर लगातार जो है ऐसा एक्सपेंडिचर एलोकेशन कर रहे हैं अपने फंड का कि वो इकोनॉमी को रिटर्न दे, बुनियादी ढांचे को विकसित करे और वेलफेयर को भी एड्रेस करे, क्योंकि वेलफेयर को एड्रेस करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। संविधान का आर्टिकल 38 आप देखिएगा, कहता है कि स्टेट्स को वेलफेयर बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। कल्याण की अभिवृद्धि में हम वेलफेयर को एड्रेस करते हैं अपने बजट के संसाधनों के माध्यम से जो है, तो हमारा बेसिक संवैधानिक ड्यूटी है राज्य का, किसी भी राज्य का, और राज्य को करना चाहिए। हम सोशल सेक्टर में और आर्थिक सेक्टर में, सोशल सेक्टर वेलफेयर को एड्रेस करता है और आर्थिक सेक्टर जो है इकोनॉमी में जो है रिटर्न देता है और वो पेइंग होता है। तो उसमें एक अच्छा बैलेंसिंग बना के चल रहे हैं। हमने 42% एलोकेशन ये बजट जो है सोशल सेक्टर में कर रहा है, वो वेलफेयर को देख रहा है, राज्य के वेलफेयर नीड्स को देख रहा है। और इकोनॉमी में जो है हमने करीब 37% जो है खर्चा किया है पूरे बजट खर्च का। ये भी एक अच्छा 37 और 42 का ये रेशियो बहुत ही बैलेंसिंग रेशियो है। किसी भी राज्य के लिए, किसी भी बजट के लिए बैलेंसिंग की दृष्टि से देखा जाए तो वेलफेयर और
डेवलपमेंट के एक अच्छा प्रपोर्शन है जो बजट निवेश कर रहा है। ये क्या है, ये वेलफेयर को भी एड्रेस कर रहा है और आगे वृद्धि को भी सुनिश्चित करेगा जो है। सूर्यकांत जी, 3 सेगमेंट में थोड़ा सा लंबा सवाल है, थोड़ा तवज्जो आपका चाहेंगे सवाल पर कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। 2022-23 से मेरे पास आंकड़े हैं, लगातार जो मूल बजट का आकार है वो बढ़ रहा है, लेकिन इस डिपार्टमेंट्स में आप देखिएगा तो 2022-23 में जो 13.14% था कुल बजट राशि का, 14% इस विभाग को, शिक्षा को दिया गया था, स्वास्थ्य को 6% दिया गया था। ये गिरते गिरते 11 इस बार के बजट में 11.9% है और स्वास्थ्य में 5.04% है, लगातार गिर रहा है। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत किफ़ायती दर पर लोन मिल रहे हैं, 40% सब्सिडी है, बहुत युवाओं ने इसका लाभ भी लिया। लेकिन पिछले साल का आपको हम आंकड़ा बता दें कि एक भी फाइल उससे पास नहीं हुई। क्यों? क्योंकि विभाग का कहना है कि भाई हम बहुत लोग डिफॉल्ट कर जा रहे थे, तो डिफॉल्ट के जो नियम है उसको हम कड़े कर रहे हैं, इसको कड़े करने के चक्कर में सारे फाइल्स लटका के रखे। तो ये रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये लगातार बजट में आकार क्यों गिर रहा है? उसमें तो और बढ़ना चाहिए। पड़ोसी राज्य देखिए 70,000 करोड़ एलोकेट किया बिहार ने। स्वास्थ्य शिक्षा को एड्रेस कर रहा है हमारा सोशल सेक्टर जो है। आप जो बता रहे हैं कि प्रतिशत का बता रहे हैं, जी जी। तो प्रतिशत अगर 100 रुपए का आपका राजस्व है और उसको परसेंटेज से देखें तो वो सारा 100 रुपए राज्य के ही विभागों में खर्चा हो रहा है। देखा जाता है आज कहाँ नीड बढ़ी है, आज कहाँ जरूरत है मैनेजर, उस तरह से देखा जाता है तो वो टोटल मिला के 100% ही होगा। वो आपके सब चीज जोड़ लीजिएगा तो 100% से कम नहीं रहेगा। हाँ, कहीं ज्यादा कहीं कम, वो हर बार ऐसा होता है। इस बार ग्रामीण विकास में राज्य ने समझा कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ज़्यादा जरूरी है, ग्रामीण कनेक्टिविटी को देना ज़्यादा जरूरी है, तो उसने ग्रामीण में बढ़ा दिया, उसका परसेंटेज बढ़ गया। तो कहीं परसेंट घटेगा, कहीं परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन मिला के टोटल 100% ही रहेगा। तो इस तरह से बजट को नहीं दिखाना चाहिए कि यहाँ घट गया, यहाँ बढ़ गया। सूर्यकांत जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर तो और झारखंड को जरूरत भी है इस पर खर्च करने की, इसमें आगे बढ़ने की। नहीं करना चाहिए। शिक्षा और हेल्थ में जो है आप कह रहे हैं ग्रामीण विकास, पंचायती राज, इसमें बजट बढ़ा है, नो डाउट, इसमें मैं भी मानता हूं इस बात को। चलिए फिर से एक बार हम मृत्युंजय जी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, जो सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि ग्रामीण विकास पंचायती राज में बढ़ा है, बुनियादी सुविधाएं, आवास, सड़क, पेयजल, ग्रामीण इलाकों की बात करें, रोजगार और आय सृजन के अवसर, गरीबी और बेरोजगारी में कमी, ये सबको ध्यान में रखकर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ट्राइबल सब प्लान को लेकर, इसमें विशेष फोकस रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन आप देख रहे हैं क्या कि ग्रास रूट लेवल से बदलाव की शुरुआत की तरफ सरकार बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, 2 पार्ट है इसके। एक तो कि जो एलोकेशन हुआ बजट का, वो आपकी प्रायोरिटीज दिखा रही है, लेकिन मैं एलोकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं शारिब जी कि उस एलोकेशन के अंदर किन हेड्स पे आप खर्च करने जा रहे हैं और क्वालिटी क्या है उन खर्चों की। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए, हो सकता है हमने जो इस बार का बजट सुना तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगी और उसके कारण हम कह सकते हैं कि अच्छा बजट है, लेकिन यही फीलिंग हमें 2025 में भी आई थी और यही फीलिंग हमें 2024 में भी आई थी। तो क्या उसके बाद साल भर में मुझे लगा आप तारीफ करने जा रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं। तो वो फीलिंग उस समय भी थी, लेकिन उसके 1 साल बाद क्यों? मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। मैं इस साल का बजट पढ़ के आया हूं, 2025 का भी निकाला मैंने और पढ़ के आया हूं। 2025 के कुछ इनफैक्ट इनिशिएटिव्स मैं बता देता हूं और आपको पता होगा उस पर क्या हुआ है। 7 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की घोषणा की गई थी पिछले बजट में। रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा, एक की भी नींव नहीं खुदी अभी तक। सरकार ने जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय खोलने की बात की थी, एक भी विश्वविद्यालय पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने जो फिर इस बार इन लोगों ने रटा, कहा था पिछले बजट में स्पेसिफिकली कि वो 1,36,000 करोड़ वाले पे हम लोग कानूनी प्रक्रिया चालू करेंगे। मांगा भी नहीं था, कानूनी प्रक्रिया चालू करेंगे। आज तक वो कानूनी प्रक्रिया इन लोगों ने चालू नहीं की, क्योंकि पता है कि वो एक्चुअली ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं। एक वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, आपने कहा कि ट्राइबल सब प्लान और वैसे वर्गों के लिए पिछली बार भी लेके आए थे। दिव्यांग छात्रों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, किसी भी व्यक्ति को 1 रुपए तक की नहीं मिली। 59 नए डे बोर्डिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात की गई थी, एक भी अभी तक नहीं खुला। पर्यटन स्थलों पे जैसे इस बार फिर भी बात की गई है, पिछले बार भी बात की गई थी। बेतला के लिए, पतरातू के लिए, साहिबगंज के लिए हेलीकॉप्टर शटल सेवा की बात की गई थी। आपको पता होगा अगर एक भी शुरुआत हो गई है तो। साहिबगंज में नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात की गई थी, एयर कार्गो हब की बात की गई थी। क्या आपको पता है एक भी अगर शुरुआत हुई है तो?
तो ये जितने इनिशिएटिव्स हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं शारिफ जी, मैं आपको 10 और गिना सकता हूं, लिखे हुए मेरे पास। तो ये सारे पिछले बजट में कहे गए थे। अब इसको पूरा करने की जिम्मेदारी, मैं पूरा करने पे भी नहीं बोल रहा हूं, वो 10%, 20%, 50% कंप्लीट हुआ होता तो मैं कहता वो शुरू हो गया। अगर इसमें से किसी पे 1% भी प्रोग्रेस नहीं हुआ तो उस बजट डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? मैं आपको 24 वाले में भी ले जा सकता हूं। इसमें तो कह देंगे कि अब एक ही साल हुआ है तो थोड़ा टाइम लगता है। 24 वाले में आपको 10 ऐसे इनिशिएटिव्स गिना सकता हूं जो सुनने में कानों को बहुत अच्छे लगते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी सोच है सरकार की। तो मैं वही कह रहा हूं, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? और अब बार बार जो रटा रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, यही वित्त मंत्री ना 20-25 दिन हुए ना जो बोल रहे थे 10,000 करोड़ कहां है, मिल ही नहीं रहे। अब जिस सरकार को अपने खुद के 10,000 करोड़ नहीं मिल रहे हैं उसको पैसे की कमी हो गई। इन्होंने 31 जनवरी तक इस साल के 50% खर्च किया अपने बजट का। तो क्या आपको सीरियसली लगता है कि पैसे की कमी की वजह से सरकार काम नहीं कर पा रही है? ये तो हास्यास्पद है ना। तो जो सरकार दिए पैसे खर्च नहीं कर पा रही हो, कितने सारे स्कीम्स के पैसे ये इसलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं। जो स्कॉलरशिप्स बच्चों को नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? क्योंकि यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया। यहां निकाय चुनाव नहीं करा है तो 1500 करोड़ रुपए नहीं मिले। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं किया तो 1500 करोड़ रुपए नहीं मिले। तो कैसे आप किसी और की ओर उंगली डाल सकते हैं और कह सकते हैं कि दूसरा कोई दोषी है इसमें? और इसीलिए मैं कह रहा हूं इस बार भी जो है, जब तक वो पूरा ना हो, शारिफ जी मैं 3 साल से देखते आ रहा हूं, अगर वो सारे रोजगारों की संख्या जोड़ ली जाए तो लाखों में पहुंच जाए और निवेशों की संख्या जोड़ ले तो 5-7 लाख करोड़ हो जाए। और मैं एक कंपनी नहीं जानता हूं पिछले 5-6 साल में जिसने झारखंड में, एक प्राइवेट कंपनियां बताइए जिसने झारखंड में निवेश किया, फ्रेश ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एक बता दीजिए तो मैं मान जाऊं। मृत्युंजय जी, पिछले साल के बजट में जो आंकड़े थे उसको प्रेजेंट किया कि क्या क्या घोषणाएं थी, उन घोषणाओं का क्या सूरत हाल है, इसका जवाब हम सत्ता पक्ष से लेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर ज्योति प्रकाश अर्थशास्त्री है। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का। सीधा सवाल है आपसे, किस रूप में देख रहे हैं इस बजट को? संतुलित है, सारे क्षेत्र को टच किया है इन लोगों ने, और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर को मेरे विचार से बहुत संतुलित रूप से प्रस्तुत किया है। और जैसा मृत्युंजय जी ने कहा, तो ये बजट है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है उस पर डिपेंड करेगा, इसका आउटकम कैसा आता है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा सर, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ट्राइबल क्षेत्र के लिए ग्रामीण विकास और ट्राइबल सब प्लान एक अच्छी खासी राशि एलोकेट की गई है, तो ग्रास रूट लेवल से चेंज करने के मिजाज में सरकार आ रही है, वहाँ पर सुख सुविधाएं बढ़ाने को, उस दिशा में किस रूप में देख रहे हैं? महिला और बाल विकास में भी अच्छा खासा एलोकेशन है। देखिए, सोशल सेक्टर या फिर आप कह सकते हैं जो हमारे ट्राइबल इश्यूज पे बात कर रहे हैं, आप बजट की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो 26% ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, अब 2001 और 2011 का सेंसस देखेंगे तो स्टैग्नेंट हो गया पॉपुलेशन। एब्सोल्यूट सेंस में तो बढ़ा है लेकिन परसेंटेज में वो कम हो गया है। और बहुत सारे इश्यूज रूरल इकोनॉमी में जो हमारा जो फोकस जो पॉपुलेशन है ट्राइबल, वो अभी हमारे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। चाहे आप उनका इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट ले लीजिए, सो मेनी कंपोनेंट्स आर देयर जिसमें वो पीछे हैं। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये मैं कहूँगा कि अच्छा कदम है। फिर मैं कहूँगा कि इस पर पहल करनी होगी अच्छे तरीके से, और जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना होगा पॉजिटिव मैनर में। अच्छा सर, एक ये भी लगातार जो विपक्ष भी सवाल उठाता रहा और सत्ता पक्ष भी हमेशा अपने हर भाषण में कर, जो बकाया राशि की बात हो रही है, आज वित्त मंत्री ने कहा, हालांकि थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन शास्त्री हैं आप, तो मतलब कितना दबाव पड़ेगा, कितना रिलैक्सेशन होगा, उस लिहाज से आपसे ये सवाल रहेगा कि उन्होंने आरोप लगाया फिर कि केंद्र पर हमारा बकाया, लेकिन फिर अपनी वित्तीय हालत भी बताई है कि भाई हम अगर केंद्र मदद नहीं करता तो ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ा सकते विकास की गाड़ी को। इसको किस रूप में देखते हैं सर, क्योंकि झारखंड एक गरीब राज्य है? देखिए, डेफिनेटली अगर कोई भी राज्य सरकार को उसको ग्रांट मिलना है या ड्यू है, उसको सेंट्रल का इवोल्यूशन जो होता है मनी का, वो ड्यू है, तो डेफिनेटली उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसका ग्रोथ पैटर्न में अफेक्ट पड़ेगा। अगर ड्यू है तो मेरे विचार से एज ए झारखंडी, नॉट एन इकोनॉमिस्ट, कि एज ए झारखंडी अगर हमको वो मिलेगा तो व्यक्तिगत तौर से हम लोग खुश होंगे, क्योंकि बिल्कुल वो जो ग्रोथ की गाड़ी आगे बढ़ेगी। डेफिनेटली जो हमारा बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है, अपना टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू तो है ही है, इसके बावजूद जो हमारा सेंट्रल असिस्टेंस है बहुत मायने रखता है आपके ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए।
तो झारखंड के अबोध दिशोम बजट को लेकर आम लोगों की क्या राय है, पहले वो जानते हैं। अब देखिए, लगभग 1.5 लाख करोड़ का बजट ठीक है। अब उसको अलग अलग फील्ड तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन हम जैसे एजुकेशन सेक्टर में हैं और हम देख रहे हैं कि पहले के कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट कम हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम फंड जो है वो तो मैया समान योजना में चला जा रहा है, जो एक आम लोगों के लिए मतलब सही नहीं है। क्योंकि आप मतलब ऐसे किसी को पैसे दे रहे हैं गरीबी के नाम पे या वोट बैंक के नाम पे, जो भी कारण हो, लेकिन डेवलपमेंट तो रुक रहा है। सरकार को थोड़ा हम लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बजट से ही सब अर्थव्यवस्था सुधरती है। तो व्यापारियों के लिए और सबके लिए थोड़ा ध्यान देना है। इससे तो हम लोगों को तो अभी लगता है कोई अभी फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो सरकार से ये अपील है कि अब जो बजट आएगा उसमें हम लोगों का भी थोड़ा ध्यान दें। हम लोग कुछ और सोचे थे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे कि आने वाले जो साल है उसमें महिलाओं का भी थोड़ा सपोर्ट करे और हमारे लिए भी कुछ फ़ायदा की होनी चाहिए, क्योंकि इस बार का जो बजट है उससे तो हम लोग खुश नहीं हैं, निराश ही हैं। और छात्रों के लिए कोशिश करें कि उन लोग को भी फ़ायदा हो इस चीज़ से, विद्यार्थियों को। बजट जो आया है वो मिला जुला है, लेकिन जिस हिसाब से हमको उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं है। इसमें हर वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया, कुछ विशेष वर्ग का ध्यान रखा गया। और हम जैसे मिडिल क्लास जो बिजनेस कर रहे हैं उनको कोई सुविधा का उसमें कुछ साधन नहीं दिया गया, जिसको हम लोग उम्मीद करते हैं। हम चाहते थे कि हर वर्ग का ध्यान रखें, जिससे कि सरकार को ग्रोथ होए, स्टेट की ग्रोथ होए, स्टेट बढ़े, जीएसटी अच्छा कलेक्शन आए। लेकिन हमारे खुद कॉस्मेटिक ट्रेंड में भी देखा गया है, पार्लर लाइन में भी और भी व्यवसायी दोस्त आ रहे हैं, उनको भी ये सुविधा मतलब नहीं मिल पा रही है मिडिल क्लास को। तो आम आदमी की क्या राय आपको हमने सुनाया। वापस अपने मेहमानों के पास लौटते हैं और सूर्यकांत शुक्ला जी का रुख करते हैं। सूर्यकांत जी, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे और जो मृत्युंजय जी कह रहे थे कि भाई एलोकेशन या घोषणा से ज़्यादा ज़रूरी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका एग्जीक्यूशन देखा जाए। उन्होंने कुछ योजनाओं का नाम बता दिया कि कहाँ पर क्या कुछ शुरुआत करनी थी। जब ये नहीं होगा तब मतलब किस रूप से हम उस बजट को जस्टिफाई करेंगे? बजट को बेसिक रूप से समझना चाहिए और देखना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। हम बजट के आंकड़ों पे चर्चा करते हैं, बजट के जो वास्तविक आंकड़े आते हैं उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हम जो बजट में घोषणा करते हैं वो हमारा प्रॉमिस होता है, और जो वास्तविक आंकड़े वो हमारा प्रदर्शन होता है, हमारा परफॉर्मेंस बताते हैं। लेकिन हम आज इस बात इसलिए बोल रहे हैं कि इस पे चर्चा शुरू होनी चाहिए, किसी भी सरकार हो, तब जब परफॉर्मेंस में जब चर्चा होने लगेगी तो इम्प्रूवमेंट आएगा। हम परफॉर्मेंस में चर्चा नहीं करते, प्रॉमिस पे चर्चा करते हैं। और जो बजट आता है, बजट एट ए ग्लांस, ये आपके माध्यम से हम दिखा रहे हैं। इसमें पिछले साल का जो अभी 26-27 का बजट पेश हुआ, ठीक है, 25-26 चालू वित्त वर्ष है, इसके रिवाइज आंकड़े आए, कहाँ कम कहाँ बेसी, उसको रिवाइज आंकड़े बोल दिए। और 24-25 का आपको वास्तविक आंकड़ा आया, जो ऑडिटेड आंकड़ा है सीएजी का, उसको आप कंटेस्ट नहीं कर सकते, उसको एकदम पूरा चैलेंज नहीं कर सकते, वो ऑडिटेड आंकड़े हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करते, हमको उस पर चर्चा करें। और उसको आप देखिएगा, शुरू से जब से राज्य बना है तब से अभी तक को अगर देखिएगा तो जो हम बजट में अनुमान लगाते हैं वो खर्च के या राजस्व आय के जो है, तो वो उसमें 9% से 15% तक कमी रहती है। आय में भी जो है वही हाल है, 15%, 11%, 13% कम हो जाता है। और 4 रास्ते हैं आय के राजस्व संसाधन के। केंद्र से हमें डिवोल्यूशन के रूप में मिलता है, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिलता है। वो 16वें वित्त फाइनेंस कमीशन ने 41% किया, पहले भी 15 जो वित्त आयोग था उसने भी 41% ही रखा था। लेकिन बावजूद इसके झारखंड की हिस्सेदारी बढ़ी है, इसकी चर्चा नहीं हुई पूरे झारखंड में। जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, वो वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, सबका पहले से घटा है। सिर्फ झारखंड का जो है पड़ोसी राज्यों की तुलना में डिवोल्यूशन बढ़ा है। 3.31 था, ये 3.36 हुआ, जो दिखा रहा है बजट में 51,236 करोड़ रुपए डिवोल्यूशन के रूप में, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिली। ये पहले 47,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। और जब केंद्र का बजट आया 1 फरवरी को, तो उस बजट में था, आप देखिएगा तो 15,26,000 करोड़ रुपए राज्यों का हस्तांतरण। उसी दिन 15,36,000 को 3.36 से गुना किया तो 51,000
236 करोड़ रुपए आ गए, तो आपको उसी दिन पता चल गया कि केंद्र से कितनी हिस्सेदारी मिलनी है। बजट तो आज आया, लेकिन 51,236 करोड़ रुपए का आंकड़ा मेरे पास में 1 तारीख से था, 1 फरवरी से था। तो हमको ये देखना, जब बजट के एस्टिमेशन डाउनवर्ड्स होंगे तो योजनाएं भी जो है कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करेंगी जो है, तो इसको उस तरह से देखा जाना चाहिए। और इफिशिएंसी भी एक मैटर है, राज्यों को अपनी इफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। क्यों बजट के खर्चे कम हो जाते हैं? आपको ग्रांट्स बता रहे हैं, जो डिवोल्यूशन हुआ, दूसरा ग्रांट्स हुआ, तो ग्रांट्स में 46% की कमी होती है हर साल जो है। 30%, 35%, इस बार 40% की कमी हुई है। तो 17,019 करोड़ रुपए बजट में रहता है और वो हमको 11,000, 9,000 करोड़ रुपए जैसा आता है। 46% की जैसी कमी होती है। तो 46% जब कम होगा, 9,000, 10,000 रुपये करीब कम हो जाएंगे, 8,000, 9,000 करोड़ रुपए कम हो जाएंगे, तो इम्पैक्ट करेंगे जो है आपके योजनाओं को जो है। चलिए मृत्युंजय जी, सूर्यकांत जी, जो आप कंसर्न दिखा रहे थे उसको जस्टिफाई करें, कितना आप जस्टिफाई हो पा रहे इससे? मैं देखिए 2024 के भी मेरे पास स्कीम्स है, मैं उसको भी इनफैक्ट आपको बता देता हूं। 2024 क्योंकि अब तो ऑडिटेड है उसका, अब 24 पे जाके बात करेंगे। 24 पे जाके बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 24 में औद्योगिक नीति के तहत 20,000 करोड़ का निवेश, 1 लाख लोगों को रोजगार। उसका आपको भी आउटकम पता है, हमें भी पता, मुझे नहीं लगता 1 रुपए का भी निवेश आया है। पहला, विधायकों के लिए 70 नए आवास बनाए जाएंगे, वो बन गए, लेकिन आम आदमी का बालू की वजह से घर नहीं बन रहा है, पीएम आवास का, वो आवास का, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। एआई और तकनीकी शिक्षा के लिए बीआईटी संदर्भ में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की बात की गई थी, मुझे पता है कि अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। प्रदेश भर में हाट बाजारों में 60 कोल्ड स्टोरेज, इसमें भी कुछ नहीं हुआ है। गिरिडीह को मॉडल सोलर सिटी बनाने की बात 2024 में कुछ नहीं हुआ। 19 नए डिग्री कॉलेज की बात, कुछ नहीं हुआ। जन वितरण प्रणाली में दाल और चावल के साथ सोयाबीन चंक्स दिए जाएंगे। सोयाबीन चंक्स तो छोड़िए, अभी चावल भी नहीं मिल रहा है पीडीएस में रेगुलरली। ये 2024 के हैं शारिफ जी। आप जितना पीछे चाहे मैं जा सकता हूं, मैं 2019 तक जा सकता हूं। बार बार मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप बजट में जितनी भी घोषणाएं करते हैं उसके एग्जीक्यूशन का जिम्मेदार कौन है? और दूसरा, कई बार आप जो घोषणाएं करते हो सुनने में अच्छी लग सकती है, बट उसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करिए। मैं आज के बजट में उठा रहा हूं बहुत कुछ एकदम सिंपल से मैटर्स है। जैसे आपने कहा कि फिर इस वर्ष इन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ का निवेश लाएंगे, 15,000 नौकरियां लाएंगे। यार ये हर साल जो आप बोल के बजट में चले जाते हो 20,000, 30,000, 40,000 करोड़, ये कहां से आएगा? इसकी क्यों नहीं बात करते हैं आप? आपने क्यों नहीं कुछ प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात करी कि सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे, ऐसे क्लियरेंस आसान करेंगे, लैंड बैंक बनाएंगे, इस तरह से इन्वेस्टर्स को लाएंगे? इस पे क्यों नहीं बात कर रहे? अगर उस पे नहीं बात कर रहे हैं तो फिर ये सिर्फ आप मजाक कर रहे हैं, ये खाना पूर्ति कर रहे हैं, इसको कोई सीरियसली नहीं ले सकता। दूसरा, आपने बात की कंबल बांटने के लिए 56 करोड़ रुपए। हम सबको पता अभी क्या हुआ है कंबल बांटने वाले में, 25 करोड़ का घोटाला निकल गया उसमें। अब कौन जिम्मेदार है उसके लिए? 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की बात की है इन्होंने कि और हम खोलेंगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का खुद का डेटा है कि पिछले साल जितने भी 10वीं क्लास के बच्चे वहां पे अपीयर हुए, उसमें से 40% बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए। ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। तो इसके नंबर्स बढ़ा के आप क्या करना चाह रहे हैं? आपने उसकी क्वालिटी पे क्यों नहीं बात की? क्यों नहीं कहा कि जो उसके बच्चे निकल के आएंगे, वी विल इंश्योर कि ये सबसे एकदम टॉप ऑफ द क्लास बच्चे निकल के आ रहे हैं, उसके नंबर्स हम क्या करें लेके? इन्होंने कहा कि हाँ, एयर एम्बुलेंस, ये हर साल पता नहीं ये बजट डॉक्यूमेंट में एयर एम्बुलेंस की क्यों बात करते हैं। पिछले साल भी इन्होंने बात की थी, अब ये कह रहे हैं कि उसके रेट को हम 50% कम कर देंगे। ये क्या इनका फैसिनेशन है एयर एम्बुलेंस के साथ? आप हर दूसरे दिन एक फोटो कहीं ना कहीं या वीडियो जरूर देखते होंगे कि गांव से लोग खाट पे टांग के मरीजों को, महिलाओं को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बात क्यों नहीं करते हैं आप? ये हर बार एयर एम्बुलेंस के आप स्वास्थ्य में डाल देते हैं। इससे किसको लाभ मिलने वाला है? कितने व्यक्ति इसको अवेल करने वाले हैं? आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूल खोल देंगे, आप बात कर रहे हैं कि वैसे वर्ग के जो छात्र हैं उनको हम सहयोग करेंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड का हाल देख लीजिए, 4% देना होता है ब्याज, अभी उसमें 10.5% बच्चे दे रहे हैं ब्याज। जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये जो स्कीम्स हैं जिनको आप एक तरह से बस लोक लुभावन स्कीम्स बोल सकते हैं, सदन में बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, उसको आप बोल के निकल तो जा रहे हैं, लेकिन फाइनली हो क्या रहा है? क्या अब कोई बेनिफिट कर रहा है उस स्कीम से? ये देखना किसका काम है? इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है क्या सरकार? तो उस पर कभी बात कीजिए ना, 1 साल बाद आके बोला कीजिए। मैं तो कहता हूं हर बार के बजट में आप ये भी बोलिए कि पिछले बजट में हमने ये घोषणा की थी या वादा किया था, ये इसका फाइनल आउटकम है। ये क्यों नहीं बोलते आप एक बार भी? तो मुझे लगता है शारिफ जी ये चुनावी भाषण की तरह ज्यादा लगने लगता है जब आप बजट दर बजट घोषणाएं करते जाए और उस पर कोई भी अमल ना हो। चलिए, विपक्षी अपने आरोप है और एक कंसर्न भी है, विपक्ष प्रमुख विपक्षी दल है झारखंड को लेकर कंसर्न भी है। डॉक्टर ज्योति प्रकाश साहब का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब,
प्राथमिकताएं क्या देख रहे हैं इस बजट में? सरकार की प्राथमिकता आपको समझ में अगर आ रही है तो किस अगर पैमाने में बात की जाए 1, 2, 3 के स्तर पर, तो क्या प्राथमिकताएं सरकार की इस बजट में दिख रही है? क्योंकि आने वाला जो समय है वही तय करेगा। देखिए, थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि जो इन लोग ये सरकार का एक स्टेप बड़ा अच्छा मुझे लगा कि एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम कम करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। इसका इम्पैक्ट होगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो वो एक अच्छा चीज़ मुझको लगा। प्लस प्रायोरिटी में आप देखेंगे तो मुझे जो लगा कि वो सबसे अंतिम पायदान में इन लोगों ने रख दिया है इंडस्ट्री को। आप जिसको कहते हैं कि हमारा जो बेस्ड हो गए हम सिर्फ हमारे रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का एक ही हम मान लिए हैं, वो मेरा माइनिंग लेड इंडस्ट्रीज हमारा पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होना चाहिए वो उस पर जरा से भी बात नहीं हुई है कि हम माइनिंग से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री करें, कॉटन इंडस्ट्री करें या माइनिंग से रिलेटेड और भी इंडस्ट्री की बात करें, उसको अंतिम पायदान में इन लोगों ने रखा है, जो मेरे विचार से गलत है। कृषि को भी उतना ध्यान नहीं दिया गया है, कृषि को से ज़्यादा दूसरे सेक्टर को ध्यान दिया गया है बनिस्बत कृषि को। अच्छा, वो विजन दिखता है जो हमेशा चर्चा होती है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ की हम कल्पना अगर करें तो वो विजन दिखता है इस बजट में क्या? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम सबसे पहले तो पॉवर्टी जो हमारा है ना, वो एक क्रोनिक है मेरा, सबसे बड़ा तो वो प्रॉब्लम है हमारा। एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब मेरा जो है ये हमको लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि, और जो कहते हैं ना आउटकम बेस्ड बजट हम की बात कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव में ही देखना होगा ना, कि तत्कालिक बात करते हैं शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव में नहीं मान सकते इसको। चलिए फिर सूर्यकांत शुक्ला जी का रुख करते हैं। सूर्यकांत जी, जो 2024 का वित्तीय वर्ष की हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने कहा था उसकी भी कुछ आंकड़े पेश कर रहे हैं, कुछ योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं मृत्युंजय जी, क्या सूरत हाल है उसका? क्योंकि उसी से फिर बेटर आकलन हो सकता है। नीति आयोग ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को, वित्तीय विवेक को सराहा है और पूरे देश में चौथे नंबर पे पाया है कि इसका वित्तीय विवेक, वित्तीय समझदारी इसकी ज़्यादा है। और ये आपको बताते चलें कि इस बार भी जो ब्याज का बोझ है वो पूरे देश में सबसे कम है, 5% से भी कम आता, 4.77% आता है पूरे बजट एक्सपेंडिचर का। तो जब हम ब्याज पे जैसे खर्चों पे जो पेइंग नहीं है इकोनॉमी के लिए, उस पर हम कम खर्चा कर रहे हैं, तो हमारे पास डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा स्कोप, ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। इसीलिए हम वेलफेयर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से जो है हमारा ऋण प्रबंधन है जो हमारे ब्याज के बोझ को कम कर रहा है और ये बहुत अच्छी एक स्टेज में पहुंचा है कि हमारा जो डेब्ट जीडीपी रेशियो है, कर्ज और जीडीपी की जो रेशियो है वो 25.3% इस बार हुआ है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये सबसे ऊंची श्रेणी में तो नहीं है लेकिन मीडियम श्रेणी में है। राज्य जो 30% से ऊपर है, मध्य प्रदेश का देखिए 4 लाख कितना का बजट था और 5 लाख से ऊपर उनका जो है डेब्ट है और यहाँ पर आपको 1,30,000 ही एक्युमुलेटेड जो है कर्ज है इस राज्य का, इसलिए इसके ब्याज बोझ भी कम है। तो राज्य को एक अच्छी वित्तीय प्रबंधन के कारण में, कर्ज प्रबंधन के कारण में एक अच्छा राजकोषीय स्पेस देता है जो डेवलपमेंट खर्च के लिए क्षमता विकसित करता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्षमता विकसित करता है। ये हमारा ऋण प्रबंधन ही है ऐसा कारण, और इसके लिए झारखंड को सराहा गया है। और आप ये बहुत ही अच्छे राज्य है आपका उड़ीसा, और ये हमसे आगे हैं छत्तीसगढ़। लेकिन हमारा जो है, अभी आप बात कर रहे थे उद्योग के बारे में, उद्योग में हमारा तीसरे नंबर पे जो है पूरे देश में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद में हमारा कंट्रीब्यूशन है उद्यम से, उद्योग से इकोनॉमी में, झारखंड की इकोनॉमी में जो है। नहीं ठीक है, पर डॉक्टर ज्योति प्रकाश जो कह रहे हैं कि लिस्ट में सबसे नीचे पायदान में, प्राथमिकता में, आप लोगों की प्रायोरिटी में सबसे नीचे दिख रहा है इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे। आप
इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लेकिन वो समय लगेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, ग्रोथ की स्पीड चाहिए। जो है ग्रोथ की स्पीड एक नॉर्मल तरीके से बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट निवेश मांगता है। निवेश हम कहाँ से लाएंगे? निवेश हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है रेवेन्यू से, उसी से हम निवेश करेंगे और बढ़ेंगे। जो है बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, पीछे नहीं जा रहे, आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ सवाल आपके लिए लेके आए। डॉक्टर साहब कुछ आप सवाल उठाना चाहते हैं? पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, ये एक इल्यूजन है। पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ करेक्ट इंडिकेटर, और पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर रहा है आज के समय में। एक ये एवरेज है, तो यहाँ जो असमानता, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वो कम नहीं है। हम सिर्फ कह देते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो इट इज अ करेक्ट इंडिकेटर। तो आज कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा गैप कम हो रहा है। गैप वहीं का वहीं है। नहीं, इसीलिए सरकार जो है वेलफेयर पे फोकस कर रही है, क्योंकि ऐसे आप सही बोल रहे हैं कि ये करेक्ट इंडिकेटर नहीं है इनकम एनहांसमेंट का, लेकिन इसीलिए टारगेटेड हम लोग जो है वेलफेयर दे रहे हैं, ताकि उन लोगों, वो सेक्टर, वो वर्ग जो पीछे रह जा रहा है, उनको वेलफेयर की जरूरत है, उनको वेलफेयर का एड्रेस हम कर रहे हैं। उसकी आप आलोचना करते हैं, लेकिन वेलफेयर वो इसी संदर्भ में आ रहा है। चलिए मृत्युंजय जी करूँ करते। मृत्युंजय जी, इससे पहले वाले जवाब में आपने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का कहा। मैं आंकड़े देख रहा हूँ, कई स्कूलों में 90% रिजल्ट हुआ, और यहाँ के छात्र जो है उनका नाम के साथ है। जेई मेन 2026 में साहिल सिन्हा 97.65 परसेंटाइल, अंकित कुमार 97, निखिल कुमार 95। अच्छा रिजल्ट हो रहा है। एनेक्डोटल एविडेंस हर चीज का मिल जाएगा। एनेक्डोटल एविडेंस आप खोजेंगे तो जो सबसे दूरस्थ और सबसे शायद गरीब स्कूल, गरीब गांव भी होगा, वहां से भी कोई आईटी निकाल लेता है। तो उसको सरकार की सफलता मत कह दीजिए, आप एग्रीगेट डेटा देखिए। मैं आपको एग्रीगेट डेटा बता रहा हूं कि 40% अगर छात्र, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं ना कि वो आम स्कूल है, क्योंकि वो तो बहुत डेडिकेटेड, सरकार कह रही है कि वो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, वहां के प्रोसेसेस, टीचर्स, शिक्षा हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, उसका पूरा क्राउड। उसमें अगर 40% बच्चे फेल कर जा रहे हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो फिर ये दिक्कत है। दूसरा, आप एजुकेशन पे बाकी पैरामीटर्स भी आप देखिए। आज इनफैक्ट अगर आप झारखंड में देखेंगे, बेसिक एजुकेशन और हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा की नहीं जा रहा हूं, करीब 20 से 21% हमारे विद्यालय ऐसे हैं जो सिंगल टीचर से चलते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उन स्कूल के कैसे रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे? हम हेल्थ में भी बात कर रहे हैं, एयर एम्बुलेंस की। यहीं चाईबासा में हमारे यहाँ इतना बेसिक प्रोसेस नहीं था, हम संक्रमित ब्लड चढ़ा देते हैं। अभी 2 दिन पहले पलामू में हमने एक्सपायर्ड सलाइन चढ़ा दिया। सोचिए कितनी बेसिक लेवल पे हम अगर लोगों को सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। वो खटिए पे ले जाने वाला और प्रसव वाला, वो तो सीन्स हर दिन ऑलमोस्ट अपने को अखबार में देखने को मिलती है। तो इतनी बेसिक चीजों के बाद अगर इतनी बेसिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अगर हम सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर पाए, तो बड़ी चीजें कैसे एक्सपेक्ट करेंगे शारिफ जी? चलिए, आदित्य मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं जेसीसीआई यानी चैम्बर के अध्यक्ष हैं। आदित्य साहब, बहुत स्वागत है आपका। आदित्य साहब, किस रूप में देख रहे हैं बजट? क्योंकि आप लोगों को बहुत उम्मीदें थी बजट से, क्या उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है? देखिए, बजट तो समावेशी है, और स्वास्थ्य क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे जो इस बार के बजट में देखने को आया है कि जैसे आपके 17 हैं ITIs और 6 नए प्रस्तावित हैं, और सबों को झारखंड JHIT का जो निर्माण होगा वो IIT और NIT के तर्ज पे हो। तो इससे क्या है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो झारखंड के, वो उनको अपने ही प्रदेश में आगे चल के जो है उच्च जो है शिक्षा का मौका मिल पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में भी जो है ये इस बजट में मतलब सरकार की जो मंशा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने, इसके लिए भी एक अच्छा खासा इसमें 66,700 करोड़ का जो है 37,708 करोड़ का जो है पूंजीगत जो है प्रस्तावित है। सड़कों, बिजली, लॉजिस्टिक्स, व्यापार, इस सब का भी असर जो यहाँ के इकोनॉमी में मिलेगा। लेकिन उद्योग MSME में और हमें जिस तरह की आशा थी, हमको लगता है कि इसमें और ज़्यादा जो है बजट में इस बार का अलॉटमेंट होना चाहिए था। पर्यटन में भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बजट आया है, लेकिन इसमें भी और ज़्यादा वृद्धि की आवश्यकता थी। कुल मिला के बजट को हम लोग अभी एनालाइज ही कर रहे हैं, और जो मुख्य बिंदु हैं उसके हिसाब से लगता है कि ये जो बजट है आने वाले दिनों में, एक तो जो घाटा था फिस्कल डेफिसिट 2.18 में इस बजट में रखा गया, जो कि एक अच्छी बात है।
लेकिन जो बजट का आकार जो और बड़ा होना चाहिए था, 9% ही ग्रोथ हुआ पिछले बजट से देखने को जो आया। आदित्य जी, डॉक्टर ज्योति प्रकाश भी हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, आप परिचित होंगे। उनका कहना है कि प्राथमिकता, जब उनसे हम पूछे कि प्राथमिकता क्या क्या है, तो थोड़ा कंसर्न उनको ये क्षेत्र में दिखा। आपका जिस पे कंसर्न रहता है कि उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज एकदम आखिरी पायदान पर है। एक तरफ मुख्यमंत्री रोजगार या फिर निवेश के लिए तत्पर दिख रहे हैं, दावोस से लेकर कलकत्ता में समिट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है तो क्यों प्राथमिकता में एकदम नीचे पायदान पर रखा गया? देखिए, बजट में 2 जगह उल्लेख हुआ है दावोस के ऊपर में, और सरकार ने ये माना है कि 1,27,000 करोड़ का प्रस्तावित है निवेश। तो ये निवेश तो तभी हो पाएगा जब जो भी हम लोग को संरचनाएं बनानी है और पॉलिसीज में जो हम लोग को बदलाव लाना है वो हम लोग को उसको लाना होगा। मुझे लगता है कि ये जो है क्योंकि 2 बार उल्लेख हुआ है बजट में, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में जो है हमें देखने को मिलेगा ये, जिससे कि यहाँ का जो इकोनॉमी में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अगर लिहाज से देखें तो आप मतलब मुतमईन, आप सेटिस्फाइड लग रहे हैं इस बजट? देखिए, हम लोग तो हमारे जो अपेक्षा थी इस बार कि जो बजट में एमएसएमई, इंडस्ट्री, पर्यटन में और बड़ा आकार हम लोग सोचे थे कि और बड़ा जो है सरकार इसमें जो है अलॉटमेंट करेगी, बजटिंग करेगी, तो वो हमें लगता है कि हम लोग देख नहीं पाए। लेकिन फिर भी जो भी इसमें जो फोकस जो है ना, पीपीपी मोड का एक फोकस है इसमें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सीएसआर, इसके तहत बहुत सारा कुछ झारखंड में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पेस जो है वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन की जो बात करने से काफ़ी इंकरेजिंग है। दूसरा जो है हमारे सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और फॉरेस्ट बेस्ड वैल्यू चेन की भी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर इस बार बजट में हम लोग एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, ये सब जो है इसके ऊपर भी विषय में इस बार बजट में उसके बारे जिक्र किया गया है, जिसके दूरगामी परिणाम आने की बात है आगे चल के। चलिए, डॉक्टर ज्योति प्रकाश साहब का रुक करते हैं। सर, वाइंड अप कॉल आपसे लेंगे कंक्लूड का अगर करें बजट डिस्कशन को, तो सर कंक्लूजन की बात मैं कर रहा हूँ अभी। मैं एक उससे पहले एक मल्होत्रा जी, हाँ जरूर, मल्होत्रा जी जिन्होंने जो बात कहा, ये थोड़ा मेरा कंट्राडिक्टरी लग रहा है, क्योंकि एमएसएमई को भी बहुत दरकिनार कर दिया गया है, और मीडियम, स्मॉल और मैक्रो जो हम कहते हैं वो जो हमारा इंटरप्राइजेज हैं, वो सबसे बड़ा स्रोत है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उस पर भी बहुत कम ध्यान दिया गया है, बहुत कम एलोकेशन है, ना के बराबर एलोकेशन है। तो हम कैसे कह दें कि इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है? और कंक्लूजन की बात नहीं, पहले आपके सवाल का जवाब ले लेते फिर कंक्लूजन। आदित्य साहब, जो ज्योति प्रकाश निश्चित रूप से जो है एमएसएमई में जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप तो है, और सबसे ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, उसके हिसाब से जो हम लोग की आशा थी उसके हिसाब से तो बजट में हम लोग को देखने को नहीं मिला। लेकिन जो बात करें कि जो बड़े उद्योग और जो बड़े जो हम लोग जो सोच रहे हैं जिनसे और जो निवेश आएगा झारखंड में, वो उन क्षेत्रों में, क्योंकि दावोस की जो हम लोग एक्सपेक्टेशन है कि जो हम लोग कि यहाँ निवेश आएगी, तो उसमें सरकार डेफिनेटली इसमें ऐसा कुछ जो है आगे हम लोग जब स्टडी करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि जिससे कि हमारा जो है जो इंडस्ट्रियल जो है ग्रोथ होगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। चलिए ज्योति साहब, मैं कंक्लूड करूं जी। ये बजट ऑन द होल जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, बहुत अच्छा है। दूसरा चीज, इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए विजन एंड मिशन दोनों की जरूरत है। थर्ड मेरा कहना है कि आप का जो एम है कंजम्पशन हाउस होल्ड्स का, कंज्यूमर हाउस होल्ड्स का, हमारा वो डिमांड बढ़े, खर्च बढ़े, वहाँ पे तो आप ठीक हैं, लेकिन उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, वहाँ पर हम फेल हैं, वहाँ पर उसकी चर्चा नहीं की गई है। गवर्नमेंट, फिर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे हमारा ये 3 कंपोनेंट मेंट है, कंजम्पशन हाउस होल्ड का, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी जो लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव को कम ध्यान दे करके शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है।
मेरे विचार से मेरा निष्कर्ष यही है। चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया सूर्यकांत जी आपका, मृत्युंजय जी आपका बेहद शुक्रिया, ज्योति प्रकाश साहब आपका शुक्रिया, आदित्य साहब आपका बेहद शुक्रिया।